नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट्स करें। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको हमारे लेटेस्ट जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव्स इन ट्रांसमिशन लाइन। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर डिस्टॉर्शन एंड लोडिंग का अध्ययन किया था। आज के टॉपिक में हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन और स्टैंडिंग वेव के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली if a line at any point along its length is connected to an impedance that has a value different from characteristic impedance। यानी कि अभी तक हम ये कहते हैं कि अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन को करेक्टली काम कराना है या उसे सिग्नल को करेक्टली ट्रांसमिट करना है तो वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर एक इम्पीडेंस ऐड कर दें, इम्पीडेंस कनेक्ट कर दें और वो इम्पीडेंस अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिफर करता है तो जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल का कुछ पार्ट उस पर्टिकुलर इंटरकनेक्शन पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि अगर हम किसी ट्रांसमिशन लाइन में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर एक इम्पीडेंस कनेक्ट कर दें और वो इम्पीडेंस की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से डिफर हो, अगर वो इम्पीडेंस हम ZR कहते हैं, ZR इज अ इम्पीडेंस दैट इज कनेक्टेड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो दिस ZR डज नॉट इक्वल्स टू ZO। इस कंडीशन में जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल में से का कुछ पार्ट उस इंटरकनेक्शन पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन कहलाती है। द रिफ्लेक्शन इन लाइन इज मैक्सिमम इफ लाइन इज ओपन सर्किटेड। अगर लाइन ओपन सर्किट है तो ये रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, और शॉर्ट सर्किटेड है या लाइन ओपन सर्किट हो या शॉर्ट सर्किट हो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलता है। अगर जो इम्पीडेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ZO के बराबर है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल है, तो रिफ्लेक्शन जीरो होता है। यानी कि रिफ्लेक्शन दो ही कंडीशन में होगा, या तो लाइन ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किटेड है उस समय तो मैक्सिमम होगा, लेकिन ZO की वैल्यू जब ZR के बराबर नहीं होगी तभी लाइन में रिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है स्टैंडिंग वेव। व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स इन अ लाइन at some points where incident and reflected signals are in phase they add together। यानी कि अगर किसी लाइन में रिफ्लेक्शन है, ये ध्यान रखें कि अगर लाइन में रिफ्लेक्शन है तभी स्टैंडिंग वेव होगी। अगर लाइन में रिफ्लेक्शन है तो किसी पॉइंट पर जहाँ पर सिग्नल इंसिडेंट हो रहा है और उसी पॉइंट से कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर रिफ्लेक्शन सिग्नल, रिफ्लेक्टेड सिग्नल और इंसिडेंट सिग्नल दोनों एक ही फेज में है तो दे विल ऐड टुगेदर, वो एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वोल्टेज एंड करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी। इसी तरह से किसी दूसरे पॉइंट पर दे आर आउट ऑफ फेज, उन रिफ्लेक्टेड सिग्नल और इंसिडेंट सिग्नल का जो फेज है वो एक दूसरे से अलग होगा, आउट ऑफ फेज होगा, तो उस कंडीशन में दे विल सबट्रैक्ट। उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। तो द नेट और रिजल्टेंट ग्राफिकल प्रोफाइल, अब जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो मैं किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रही है, किसी पॉइंट पर मिनिमम मिल रही है, अगर इसके ग्राफिकल प्रोफाइल को हम देखें तो इट इज कॉल्ड अ स्टैंडिंग वेव। तो हमारे पास दो वैल्यू आती है, वी मैक्स आता है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू वी आई इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, दोनों ऐड हो गए क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं। इसी तरह से आई मैक्स करंट है, इंसिडेंट करंट एंड रिफ्लेक्टेड करंट दोनों ऐड हो गई क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं। ऐसे ही वी मिनिमम वी आई माइनस वी आर, क्योंकि अब दोनों इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज दोनों आउट ऑफ फेज हैं, तो उस पॉइंट पर वी वोल्टेज की जो वैल्यू वो मिनिमम होगी, दोनों में का सबट्रैक्ट होगा। इसी तरह से करंट भी आई आई माइनस आई आर होगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है? द रिफ्लेक्शन
अकर्स इन ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू मिसमैच इन टू नेटवर्क्स। अगर हमारे पास दो नेटवर्क हैं और दोनों नेटवर्क एक दूसरे से मिसमैच करते हैं, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दोनों का जो है वो इक्वल नहीं है, इंपीडेंस दोनों का सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो वहाँ पर लाइन मिसमैच की वजह से दोनों नेटवर्क, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ई आर एंड इंसिडेंट वेव ई आई। तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है कि कितना रिफ्लेक्शन होगा वो हम कैसे पता लगेगा? द मेजर ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से हमें पता लगता है कि कितना पार्ट वेव का रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस। तो द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज नथिंग, इट्स अ रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट सिग्नल। तो ई आर ओवर ई आई या माइनस आई आर ओवर आई आई। यहाँ पर ई आई और ई आर एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज वेव है और एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव है। आई आई एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट वेव है और आई आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिफरेंस रिफ्लेक्टेड करंट वेव है। तो अगर हम देखें फिगर 6.15 में आप देखें तो ए फिगर 6.15 का ए देखिए, जिसमें हमने दो नेटवर्क दिखाए, नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी। नेटवर्क ए में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स ई है, एक इम्पीडेंस जेड ओ है। नेटवर्क बी के अंदर हमारे पास जेड ओ और जेड आर डैश दो इम्पीडेंस कनेक्ट हैं और ये दोनों इम्पीडेंस का जो रिजल्टेंट है, जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है जेड आर, दैट विल नॉट इक्वल टू जेड ओ, जिसकी वजह से नेटवर्क ए नेटवर्क बी दोनों मिसमैच करते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के जब बराबर नहीं होता तो हमने कहा अगर बराबर नहीं है तो लाइन में रिफ्लेक्शन होगा। तो जेड आर की जो वैल्यू है जेड ओ प्लस जेड आर डैश, अगर फिगर 6.15 बी को देखें आप तो हमने आई इज इक्वल टू आई आई प्लस आई आर। आई की वैल्यू निकालेंगे तो ई माइनस आई जेड आर अपॉन टू जेड ओ। अगर फिगर 6.15 बी देखें तो आई की जो वैल्यू है वी अपॉन आर से हम निकालेंगे तो वी कितना वोल्टेज ई माइनस आई जेड आर ये वोल्टेज है, ये दोनों माइनस करके डिफरेंस ले लेंगे, वो वोल्टेज होगा अपॉन इम्पीडेंस कितना जेड ओ प्लस जेड ओ टू जेड ओ, तो वी अपॉन टू जेड ओ, तो दैट विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई इंटू टू जेड ओ प्लस जेड आर। ये हमारे पास वोल्टेज आता है। फ्रॉम फिगर 6.16 ए एंड वी अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर 6.16 ए पर अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम में अप्लाई कर दें तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि व्हेन सोर्स आई जेड डैश आर इज शॉर्ट सर्किट, हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं, दोनों सोर्सेज को हम वन बाई वन ओपन सर्किट दोनों को हम एक बार आप उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे और सुपरपोजिशन थ्योरम में अप्लाई करके इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हमने सोर्स आई जेड डैश आर को हमने शॉर्ट सर्किट किया है, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई आई है। फिगर 6.16 ए देखें तो हमारे पास आई इज इक्वल टू ई अपॉन टू जेड ओ, क्योंकि जो आई जेड डैश आर जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस कंडीशन में सर्किट के अंदर टू जेड ओ और ई केवल वोल्टेज रह गया, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर से हमने ये वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया। इसी तरह से आई आर निकालेंगे आप। आई आर क्या है, जब हमने पहले सोर्स वोल्टेज सोर्स ई को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है और आई जेड डैश आर को हमने कंसीडर किया है, तो अब इसका इंडिविजुअल इफेक्ट कितना होगा वो देखेंगे। तो उस कंडीशन में मान रहे हैं करंट आई आर फ्लो हो रही है, तो आई आर इज इक्वल टू माइनस आई जेड डैश आर ओवर टू जेड ओ व्हेन सोर्स ई इज शॉर्ट सर्किटेड। तो आई आर अपॉन आई आई निकालेंगे तो माइनस आई जेड डैश आर ओवर ई, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू हमने निकाली थी उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो आई आर अपॉन आई आई का जो रेशियो है वो हमारे पास आई जेड डैश आर ओवर आई टू जेड ओ प्लस जेड आर डैश आ जाता है। बट हमें पता है जेड आर माइनस जेड ओ इक्वल जेड आर डैश, इसीलिए आई आर अपॉन आई आई की जो वैल्यू है उसमें हमने जेड आर डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जो फाइनली आई आर अपॉन आई आई का जो रिलेशन आया वो जेड आर माइनस जेड ओ अपॉन जेड आर प्लस जेड ओ आया। नाउ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम जानते हैं के इज इक्वल टू माइनस आई आर अपॉन आई आई, तो ये हमारे पास जेड आर माइनस जेड ओ अपॉन जेड आर प्लस जेड ओ हो जाएगा। अब अगर हम इसको स्टडी करें, इफ़ जेड आर इज इक्वल टू जेड ओ, अगर के टर्म्स में आप देखें जेड आर और जेड ओ की वैल्यू बराबर है तो उस कंडीशन में के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। के की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, द लाइन इज प्रॉपरली टर्मिनेटेड। लाइन यानी कि प्रॉपरली टर्मिनेटेड, जब जेड आर जेड ओ बराबर है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के तो वो लाइन टर्मिनेट है, तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इफ द लाइन इज शॉर्ट सर्किटेड, उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होगी तो जेड आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या ओपन सर्किट है तो जेड आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब जेड आर की वैल्यू जीरो होगी तो उस कंडीशन के इज इक्वल टू माइनस वन होगा। अगर जेड आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो उस कंडीशन के इज इक्वल टू प्लस वन होगा।
और उस कंडीशन ऑल पावर इज रिफ्लेक्टेड बैक, इस कंडीशन में सारी पावर बैक होगी। हमने कहा था ना कि जब जेड आर की वैल्यू 0 या इन्फाइनाइट होगी उस कंडीशन में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में हमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद एक टर्म आता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। SWR is defined as the ratio of magnitude of maximum and minimum voltages and currents of the standing wave। यानी जो स्टैंडिंग वेव बन रही थी रिजल्टेंट प्रोफाइल की, उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है और मिनिमम वोल्टेज है, अगर हम उसका रेशियो ले लें तो दैट विल कॉल्ड स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो अगर वोल्टेज को हम रेशियो ले रहे हैं तो VSWR बोलेंगे, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। अगर करंट को ले रहे हैं तो ISWR बोलेंगे। रिलेशन बिटवीन VSWR एंड वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के, अब जो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो निकाला है हमने उसमें और कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के में क्या रिलेशन होगा, तो VSWR जिसे हम S से भी रिप्लेस करते हैं तो S इक्वल टू Vmax अपॉन Vmin, ये हम जानते हैं। तो Vmax की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट VI प्लस VR और Vmin की वैल्यू करते हैं VI माइनस VR। ये हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास रिलेशन है 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। तो S की वैल्यू आ गई 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। तो K इज इक्वल टू S माइनस 1 अपॉन S प्लस 1। बिकॉज K इज इक्वल टू ZR माइनस ZO, ZR प्लस ZO, जी हम K की वैल्यू पहले हम निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पर S में, S वाले टर्म में K की वैल्यू ZR माइनस ZO अपन ZR प्लस ZO पुट कर दी, तो हमारे पास जो S आता है वो ZOS, ZR जो आएगा वो ZOS होगा। तो ZR इक्वल टू ZO और S की वैल्यू पुट कर दी तो ZR इक्वल टू ZO 1 प्लस के अपन 1 माइनस के। अगर इस इक्वेशन को हम स्टडी करें और इसमें K की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करें तो उस कंडीशन में ZR इज इक्वल टू ZO होगा, देन S इज इक्वल टू 1। उस कंडीशन में ZR Z हो जाएगा तो S की वैल्यू जो स्टैंडिंग वेव रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर हम K की वैल्यू को 1 रखते हैं, दैट इज K की वैल्यू 1 कब होगी, जब ZR की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, दैट इज हम ओपन सर्किट लाइन लेंगे तो उस कंडीशन में S की जो वैल्यू है इनफाइनाइट हो जाएगी। इफ K इज इक्वल टू -1 तो ZR की वैल्यू 0 हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट लाइन होगी, देन S इज इक्वल टू 0। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।